ओला भाई शहजादे और शहजादियों, वेलकम टू डेटा साइंस डॉट यूनिवर्सिटी। सबसे पहले तो मैं आप सबको वेलकम करता हूं इस यूनिक नोयत के फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स में, जो कि आपको डेटा साइंस डॉट यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफर किया जा रहा है, जिसमें आप पाइथन और डॉकर कंटेनर्स को मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशंस के लिए यूज करना सीखेंगे। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। और फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए आप मेरा यूडेमी का पेज विजिट कर सकते हैं या फिर डेटा साइंस डॉट यूनिवर्सिटी को विजिट कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग में जितनी तेज़ी से प्रोग्रेस हो रही है, जितनी तेज़ी से तरक्की हो रही है, इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे यूरोप के अंदर ना रोड्स बनती हैं। हमारे तो मुल्क में या हमारे इलाके में जो रोड्स बनती हैं उनके अंदर तो साल साल लग जाते हैं ना। तो यूरोप में जो रोड बनती है ना वो एक ही दिन में बन जाती है। तो एक दफ़ा मैं नया नया जब यहाँ पे आया तो मैं काम से बाहर जा रहा था, तो मैंने सोचा कि मेरे घर के अपार्टमेंट के बाहर रोड बन रही है, तो मैं इसको एज ए निशानी के तौर पे रख लेता हूँ। वापस आऊँगा तो पहचानूंगा कि अच्छा, जहाँ रोड बन रही है वहाँ मेरा अपार्टमेंट है। तो शाम को मैं जब आया तो मैं रास्ता भूल गया। उसकी रीज़न ये थी कि शाम को वो रोड बन चुकी हुई थी। तो मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के अंदर जो प्रोग्रेस हो रही है वो भी इसी तरह से कंफ्यूजिंग है कि एक चीज़ आप देखते हैं नई आई है, आप उसको यूज़ करते हैं और इतनी देर में एक और चीज़ नई आ जाती है जो कि आपके लिए बेसिकली प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पे आप एक एल्गोरिदम को टेस्ट करना चाहते हैं, आप उसको अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं, वो लाइब्रेरी आपके पीसी के ऊपर इंस्टॉल हो गई। सुबह आपको पता चलता है ओहो, वो तो डिस्कार्डेड हो चुकी हुई है, अब उससे बेहतर वर्जन आ गया हुआ है। अब इसके मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं, नुकसानात हैं। वो ये कि एक तो वो आपके सिस्टम के साथ मैसअप कर रही है, आपका सिस्टम क्रैश हो सकता है। दूसरा ये कि जो पहले आपने प्रोजेक्ट किए हुए हैं उनके साथ मैसअप हो रहा है कि आप जब नई लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हो तो पुराने आपको पता चलता है वो काम नहीं कर रहे। इस प्रॉब्लम को मैं ये नहीं कह रहा कि ये हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम है, बहुत सारे क्वेश्चन मैं खुद रिसीव करता हूँ इस तरह। स्टूडेंट कहते हैं सर फलानी लाइब्रेरी काम नहीं कर रही, फलानी लाइब्रेरी इंस्टॉल नहीं हो रही, फलाना मॉड्यूल नहीं चल रहा। तो इसका क्या सोल्यूशन है? द बेस्ट सोल्यूशन जो है वो है कंटेनराइजेशन। अब इमेजिन करें कि मेरे पीसी के ऊपर जो है ना पाइथन इंस्टॉल है, ना जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल है, कुछ भी इंस्टॉल नहीं है। तो सिंपल अगर मेरे पास सिर्फ डॉकर इंस्टॉल है ना, तो मैं सिंपल जो इमेज है साईपाई की, लेट से या जुपिटर की, उसको पुल कर सकता हूँ और उसको रन कर सकता हूँ बगैर पाइथन के इंस्टॉलेशन के। मैं वो अभी आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आपने ये रन करनी है कमांड डाकर पुल जुपिटर साइपाई नोटबुक, और ये लेटेस्ट इमेज जो है ये पुल कर लेगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी पुल करके रखी हुई है। उसकी रीज़न ये है कि अराउंड 9 to 800 MB है और उसमें अच्छा खासा टाइम लग जाता है, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी पुल करके रखी हुई है। जो मैं इंटर करूँगा ना तो यहाँ से वो इमेज को उठा लेगा। अब ये देखिए, वो देख रहा है, वो कह रहा है गुड। तो ये इमेज क्योंकि मेरे कैश में पड़ी हुई है तो उसने दस्ती उठा ली है। ठीक होगी बात। अब ज़रा हम इसको रन करते हैं। रन करना बहुत ही आसान है, आपको याद है डाकर रन कमांड रन करते हैं माइनस इंटरैक्टिव शेल में, और मैं इसको कहता हूँ रिमूव कर देना जब मैं कंटेनर को बंद करूँ। ठीक है, अच्छा अब पोर्ट मैपिंग करनी है -p 8888 को 8888 के साथ। वेरी सिंपल। और अब मैंने कंटेनर का नाम देना है। कंटेनर का नाम कहाँ से आएगा जी? ये देखिए, ये इमेज का नाम है, कंटेनर कह रहा हूँ, इमेज का नाम। अब इसको रन करते हैं। अब जो ही मैं इसको रन करूंगा ये हमारे लिए एग्जीक्यूट कर रहा है। अच्छा, अब इसने मुझे एक यूआरएल दिया हुआ है, इस यूआरएल को सिंपल उठाता हूँ। अच्छा, दोबारा वैसे मैं बता रहा हूँ, पाइथन इंस्टॉल नहीं है, ठीक है, कुछ भी इंस्टॉल नहीं है, और ना ही मुझे इनकी ज़रूरत है अब, क्योंकि अब मैं इसको एक इमेज रन करूँ और उस इमेज में ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब जो ही मैं अपने क्रोम ब्राउज़र के अंदर ये एड्रेस इंटर करता हूँ, टडा, जुपिटर नोटबुक हमारे लिए ओपन हो गया हुआ है। चलें इसको टेस्ट करते हैं क्या ये काम भी कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब कोड को अगर रन करना है तो सिंपल यहाँ पे मैं आता हूँ न्यू पाइथन 3। ओके, सेल हमारे लिए ओपन हो गया हुआ है। ठीक है, अब मैं जाता हूँ साईपाई की ऑफिशियल साइट के ऊपर, ये इनका एक टेस्ट कोड पड़ा हुआ है, तो ये मैं टेस्ट कोड उठा के इसको कॉपी कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, हाउएवर आपने एक चीज़ नोट करनी है कि यहाँ पे हमें, अगर इसको गौर से देखें ना, ये देखिए ये कह रहा है plt.show plt.image, तो इसका मतलब ये है कि हमें एक मॉड्यूल जो है डाउनलोड करना है, और वो है मैटप्लॉटलिब। और वो मैटप्लॉटलिब को जो इंपोर्ट करने का ना एक तरीका है इसके अंदर, और वो है कि आप %साइन लिखते हैं और लिखते हैं मैटप्लॉटलिब इनलाइन, बस यही काम करते हैं आप। ठीक है, अब आप सिंपल इसको इंटर करें। ठीक है, बल्कि यहाँ से
प्लस का साइन प्रेस करें और आप अपना कोड जो है इसमें इंटर कर दें। गुड होगी बात। अब सिंपल आप इसको यहाँ से रन कर सकते हैं या फिर आप शिफ्ट इंटर प्रेस कर सकते हैं। शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे, शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे तो आपका कोड जो है रन हो जाएगा। सही है। अब ज़रा आपने चीज़ और की है, आपके पीसी के ऊपर कोई साइंटिफिक लाइब्रेरी इंस्टॉल होने की ज़रूरत नहीं है, पाइथन इंस्टॉल होने की ज़रूरत, कुछ भी इंस्टॉल होने की ज़रूरत नहीं है। और जो ही ये कंटेनर बंद करेंगे कंटेनर रिमूव हो जाएगा। तो आपके सिस्टम की किसी भी फाइल के साथ कोई भी ख़राबी नहीं की गई। तो दिस इज़ सो कूल गाइस। यहाँ पे मैं इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ और अगले लेक्चर में हम इसकी लिमिटेशन देखेंगे कि कंटेनर के अंदर इस तरह का इन्वायरमेंट रन करने की क्या लिमिटेशंस है। अच्छा जी गाइस, तो टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो लेट्स स्टार्ट अगेन। हेलो, वेलकम बैक गाइस। अब हम टेंसर फ्लो के साथ अपना जो डॉकर का लेक्चर है वो स्टार्ट करने लगे। मैंने अपने IDE को टेंसर फ्लो के एक फ़ोल्डर में ओपन किया हुआ है और ये टेंसर फ्लो का जो फ़ोल्डर है ना, ये इस लेक्चर के रिसोर्स सेक्शन में एज ए डाउनलोड खड़ा होगा। तो आपने इसको डाउनलोड कर लेना है और इसके अंदर जो है अपना फ़ोल्डर, इसके अंदर अपने जो एडिटर है इसको ओपन करना है। इसके अंदर सबसे ऊपर ना आपको एक फ़ाइल नज़र आ रही है, उसका नाम लिखा हुआ है dockercompose.yaml फाइल। नज़र आ रही है ना आपको ये वाली, ये इस फाइल की बात नहीं, सॉरी, इस फाइल की बात कर रहा हूँ, गलत जगह पे क्लिक हो गया। ये देखिए dockercompose.yaml फाइल, इसको आपने कर लेना है जी ओपन। डबल क्लिक करते हैं, ओपन, देखते हैं कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है। इसके अंदर कोई नई चीज़ तो नज़र नहीं आ रही। वैसी ही सर्विसेज डिफाइन है, पोर्ट मैपिंग, वॉल्यूम बाउंड, और फिर इमेज का नाम है कि कौन सी इमेज से हमने जो है वो उठाना है, बेस इमेज कौन सी है। अगर वो देखें तो टेंसर फ्लो ये इमेज की टैग है और ये कहाँ से उठाई जा रही है, बाय द वे डोकर हब से उठाई जा रही हैं। सही है। अच्छा दोस्तों, अब जो हम रन करने लगे हैं ना, वो हम ये TF_Jupyter रन करेंगे। सही है। और अगर हमने वर्जन चेंज करना होगा तो फिर हम डिफरेंट वर्जन भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें इट्स नॉट अ बिग प्रॉब्लम। ठीक है। तो वेरी सिंपल, पहले तो हम आते हैं जी इस कंपोज YAML फाइल फोल्डर के अंदर, मास्टर, इसके अंदर। तो हम उस फोल्डर के अंदर आ गए जहाँ पे हमारी डॉकर कंपोज फाइल पड़ी हुई है। ठीक है। अगर यकीन नहीं है तो LS करें, यहाँ पे नज़र आ जाएगी आपको, ये देखिए डॉकर कंपोज फाइल। अगर विंडो यूज़ करें तो DIR रन करें तो यहाँ पे आपको डॉकर कंपोज फाइल नज़र आ रही है। सही होगी बात। अच्छा, मैक में मेरे ख्याल में PWD है और PWD यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। आई एम नॉट श्योर PWD है या DIR है। एनीवे, तो यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। बस ट्राइंग टू बी लिटल बिट मोर एक्सप्लेनेटरी। अच्छा, अब हम सिंपल रन करते हैं, डॉकर कंपोज को इन्वोक करते हैं। डॉकर कंपोज साहब, वो कहता है जी हुजूर। मैं कहता हूँ यार आप करो। वो कहता है किस चीज़ को? मैं कहता हूँ TF_JUPYTER, जुपिटर को, इसको आप करो। मैं इसको रन करता हूँ। अब देखते हैं ये क्या कहता है। वो कहता है जी पुल कर रहा है इमेज को। अब ये रन कर रहा है। अब थोड़ी देर हम वेट कर रहे हैं, ये इमेज को पुल करेगा। इन केस अगर आपको एरर आ रहा है ना दोस्तों, यहाँ पे अगर आता है तो आपने सिंपल अपना ट्रे यहाँ से ओपन करना है जहाँ पे डॉकर का आइकॉन बना हुआ है। ठीक है। यहाँ पे देखिए नीचे आपका डॉकर का आइकन बना होगा, उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे साइन इन करना है। और अगर नहीं, अगर कोई एरर है तो इसको रीस्टार्ट करना है डॉकर को। अगर रीस्टार्ट करेंगे तो फिर मसला हल हो जाएगा आपका। सही है। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, ये सारी की सारी हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर ले, फिर हम रिज्यूम करेंगे। ओके गाइस, तो हमारी जो इमेज पुल हो गई हुई है, हमारा सर्वर अप एंड रनिंग है। हाउएवर यहाँ पे एक ट्रिक है, और वो ट्रिक ये है कि पहले हम ये करते थे कि सिंपल इसी चीज़ को कॉपी करके ना डाल देते थे उधर ब्राउज़र के अंदर। हाउएवर अगर आप ये करेंगे तो इस तरह काम नहीं चलेगा। आपने सिंपल अपने ब्राउज़र के अंदर आना है। ठीक है। और वहाँ पे आपने लिखना है लोकल होस्ट 8888, लोकल होस्ट 8888। ठीक है। जो ही आप ये इंटर करेंगे ना तो आपसे ये जुपिटर जो है पासवर्ड या टोकन पूछेगा। तो ये टोकन बेसिकली ये इस टोकन की बात कर रहा है, यहाँ से लेके ये सारे का सारा, इसको आपने कॉपी करना है और इधर डाल देना है, पेस्ट कर देना है इसके अंदर। ठीक है। और लॉग इन करना है। ठीक है। तो आपके पास जो है जुपिटर का टेंसर फ्लो वाला ओपन हो जाएगा। ठीक है। तो हमारे पास वही इंटरफेस है जो कि हम ऑलरेडी देखते आए हैं। ठीक है। थोड़ा सा ट्रिक आपने जहन में रखना है कि ये करना कैसे है। जो ही आपकी इमेज अप एंड रनिंग हो जाए, कंटेनर आपका अप एंड रनिंग हो, तो आपने ये कॉपी नहीं करना, आपने लोकल होस्ट पोर्ट 8888 पे चले जाना है। ठीक है।
वो कैसे जाएंगे, ये लिखेंगे, ये जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये लोकल होस्ट, ये वाला पोर्ट 8888, फिर ये आप पूछेगा टोकन या पासवर्ड क्या है, तो आप यहाँ पे आएंगे, ये टोकन इक्वल टू कि ये सारी चीज़ जो है ये आपका टोकन है। अब सिंपल यही कॉपी करके ना उस टोकन को देंगे, उस इनपुट देंगे, तो ये आपका ओपन कर देगा जुपिटर नोटबुक। यहाँ पे मैं इसको करता हूँ क्लोज। अगले लेक्चर में ना इस जुपिटर नोटबुक के साथ हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल करेंगे। चाओ गाइस, वेलकम बैक। चाओ। अच्छा, लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको टेंसरफ्लो का जो कंटेनर है वो रन करके दिखाया था। चलिए अब मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दिखाता हूँ जो इसके अंदर पड़ी हुई है बिल्ट इन। टेंसरफ्लो के ट्यूटोरियल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको दो एग्जांपल मिलेंगी। पहले को अगर टेक्स्ट क्लासिफिकेशन को ओपन करेंगे तो ये आपके लिए टेक्स्ट क्लासिफिकेशन ओपन कर देगा, और इसके अंदर कुछ मॉडल भी बने हुए हैं। एक एग्जाम्पल जो भी आपको गिवन है जिसके अंदर आपको टेक्स्ट क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया। ये देखिए, ये सारे का सारा डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है। अब इसको रन कर सकते हैं, सिंपल क्लिक एंड रन। उसके बाद आपके पास इमेज क्लासिफिकेशन का भी पड़ा हुआ है एक फाइल। ये देखिए, बेसिक क्लासिफिकेशन ओपन करें। मेरे ख्याल में पुराना ही मैंने दोबारा ओपन कर दिया। लेट मी सी इफ दिस इज द ओल्ड वन। बेसिक क्लासिफिकेशन, दिस वन। अच्छा, ये है जी बेसिक क्लासिफिकेशन। उसके बाद एक ये टेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, एक और भी है इमेज क्लासिफिकेशन। कहाँ चला गया इमेज क्लासिफिकेशन? आई थिंक ये है, ये देखिए, ये इमेज क्लासिफिकेशन है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और हम दोबारा वापस चलते हैं हमारी फाइल के अंदर और रूट डायरेक्टरी में। रूट में नोटबुक्स क्या एक फोल्डर पड़ा हुआ है, इसको अगर ओपन करेंगे तो इसके अंदर बेसिक क्लासिफिकेशन का अगेन मॉडल पड़ा हुआ है। इसको ओपन करें तो ये आपको सिंपल बेसिक क्लासिफिकेशन की दो एग्जाम्पल बताएगा और आप उसको रन कर सकते हैं। पहला है जी मॉडल 1, ये देखिए मॉडल 1, और फिर उस मॉडल 1 की बेस के ऊपर एक और मॉडल बना हुआ है। नीचे आए, ये देखिए मॉडल 2, और ये मॉडल 2 है लेकिन इसमें लिखा हुआ है 10 ईपॉक्स ऑफ ट्रेनिंग। ईपॉक्स कहते हैं जनरेशन को। अगर डेटा साइंस मशीन लर्निंग सीखनी है तो ईपॉक्स कहते हैं जनरेशन को। जैसे वालिद होता है, फिर उसके बच्चे, ये होगी एक ईपॉक, फिर उसके बच्चे दादा बन गया 2 ईपॉक, फिर परदादा 3 ईपॉक हो गए। ठीक है, तो इस तरह चलती जाती है जनरेशन। तो ये 10 जनरेशन तक ईपॉक ट्रेन हुआ है। सही है मॉडल। उसके बाद आप नीचे आए तो ये देखिए वो कह रहा है मॉडल 3, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये कन्वोल्यूशन ऑपरेशनल इसने लगाया है। सही है। और इसी तरह आप नीचे आए तो मॉडल को सेविंग के को ऑप्शन आपको बताए गए हैं। चलें अब इस तरह करते हैं कि हम इसको रन करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा मकसद जो है यहाँ पे ये समझना नहीं है कि ये मॉडल किसने लिखा, क्यों लिखा, कैसे लिखा। हमने सिर्फ सेल को रन करना है। रन सेल्स, रन ऑल, रन करते हैं जी सब कुछ। तो इसमें टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, तो हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अगर आप ऊपर आए ना, ये देखिए ये सारी रनिंग हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आई रियली लाइक दिस व्हेन कंप्यूटर स्टार्ट टू वर्क। आई एंजॉय इट अ लॉट। हाउएवर आई विश आई कुड मेक अ 1 आवर यूट्यूब वीडियो जिसके अंदर ये सारी प्रोसेसिंग हो रही है और वीडियो अपलोड कर दी जाए। हाउएवर यू सी, अच्छा ये क्लास इमेज क्लासिफिकेशन है और जिसमें ये आपको बताएगा कि जी ये जूता है, ये शर्ट है, ये टोपी है और ये फलानी चीज़ है। ठीक है, तो ये देखिए वार्निंग भी दे रहा है। एनीवे, तो थोड़ा सा पॉज कर लेते हैं। आप अगर थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊं ना ये हो क्या रहा है, ये बेसिकली पहला मॉडल है, ये ट्रेन हुआ पहला मॉडल, उसने इमेज को क्लासीफाई किया और अच्छा क्लासीफाई नहीं किया। फिर हम चले गए जी तीसरे मॉडल पे आ गए। अब तीसरा मॉडल जो है वो ट्रेंड हो रहा है कन्वोल्यूशन लेयर के साथ, लेयर विद पैरामीटर एज ट्यूटोरियल जिसमें बताया गया। ठीक है, तो ये अभी हमें रिजल्ट देगा और एक्सपेक्टेड है कि ये पुराने मॉडल से अच्छे रिजल्ट देगा हमें। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए मैं ज़रा आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये एक्यूरेसी शो कर रहा है थर्ड मॉडल की। अगर हम नीचे आते हैं तो इसके यहाँ पे रिजल्ट आ रहे हैं 97% वो कह रहा है मैं श्योर हूँ कि ये एंकल बूट है, और 100% श्योर हूँ ये पुल ओवर है। और इसी तरह अगर नीचे आते जाएँ तो ये सारे आपको यहाँ पे रिजल्ट्स शो हो रहे हैं कि वो बता रहा है, प्रिडिक्ट कर रहा है कि ये कौन सा आइटम है। ठीक है, ये देखिए। तो बेसिकली हम यहाँ पे एक चीज़ नोट कर सकते हैं, और वो ये कि जो पहला मॉडल था उसकी एक्यूरेसी इतनी अच्छी नहीं थी एज़ कम्पेयर टू द सेकंड वन जिसके अंदर थर्ड वन जिसके अंदर कन्वोल्यूशन लेयर जो है वो ऐड की गई थी। नहीं भाई, ये देखिए ये प्रोसेस रन हो रहा है और वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग जब ये प्रोसेस जो है जूँ चलता जाएगा। तो दोस्तों हमारा जो प्रोसेसिंग है वो मॉडल 2 सेल 27 तक पहुँची हुई है, और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। एक्यूरेसी 91%। ऊपर चलते हैं, मॉडल 1 की एक्यूरेसी ऊपर 87%।
तो ऑफ कोर्स हमारी एक्यूरेसी जो है वो इम्प्रूव हो गई हुई है। और उसकी क्या रीज़न है, अगर हम मॉडल 2 में आते हैं तो वो कहता है कि हमने बजाय 5 ईपॉक्स रन करने के 5 जनरेशन तक, इसको 10 जनरेशन तक रन किया है। और इसी तरह जब आप आगे आएंगे तो ये कन्वोल्यूशनल और लेयर अब ऐड कर रहा है। ऑफ कोर्स अब इसकी एक्यूरेसी मज़ीद बेहतर हो जाएगी। एंड आई एम रियली सॉरी कि ये डेटा साइंस और मशीन लर्निंग का लेक्चर नहीं है और आई एम गोइंग इनटू दिस, बट यहाँ पे इस लेक्चर को क्लोज करते हैं। बताने का मकसद ये था कि देखिए हमने कैसे टेस्ट और एक्सपेरिमेंटल और डेवलपमेंट इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया हुआ है विदाउट इंस्टॉलिंग एनीथिंग यूजिंग डॉकर। यहाँ पे करते हैं इस लेक्चर को क्लोज। सी यू इन द नेक्स्ट वन। अच्छा जी गाइस, तो टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो लेट्स स्टार्ट अगेन। दोस्तों आपने देखा कि लास्ट लेक्चर में हमने जुपिटर नोटबुक को एक सेपरेट कंटेनर के अंदर रन किया और यूं ही हमने कंटेनर को बंद किया तो वो सारे का सारा जो इन्वायरमेंट था वो रिमूव हो गया। होwever हम वॉल्यूम बाइंड माउंट कर सकते हैं ताकि हमारी फाइल्स रिमूव ना हो। अब हर चीज़ के जिस तरह प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, इसके भी कुछ लिमिटेशंस हैं और उन लिमिटेशंस में सबसे पहले जो डॉकर डेस्कटॉप की लिमिटेशन है ना, वो है इसके रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज इसलिए कि डेस्कटॉप लिमिटेशंस। अच्छा, अब जैसा कि आपको पता है कि डॉकर डेस्कटॉप जो है विंडोज़ या मैक के ऊपर जो वो रन होता है ना, वो लिनक्स वर्चुअल मशीन के ऊपर रन होता है, लिनक्स VM। अब जब वर्चुअल मशीन के ऊपर रन हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसने मेन होस्ट से रिसोर्सेज को शेयर किया हुआ, डिवाइड किया हुआ है कि भाई आधे तू रख ले, आधे मुझे दे दे। तो इसका मतलब ये है कि आप जो मॉडल अपना रन कर रहे हैं वो आधे रिसोर्सेज के ऊपर कर रहे हैं, या स्पेशली जितने रिसोर्सेज आपने डेडिकेट किए हुए हैं वर्चुअल मशीन को। और ऑफ कोर्स आपने फुल रिसोर्सेज तो नहीं दिए हुए ना वर्चुअल मशीन को इन एनी केस, तो आप फुल से कम रिसोर्सेज के ऊपर अपने मॉडल्स को रन कर रहे हैं। एक इसका ये लिमिटेशन है। दूसरी लिमिटेशन इसकी है जी, आप इसके अंदर GPU की एक्सेस नहीं दे सकते। मिसाल के तौर पे आपने मशीन लर्निंग मॉडल्स में आपने फ्रीक्वेंटली एक चीज़ नोट करनी है, जब आप रन करेंगे ना तो आपको GPU की प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो एक्सेस आप इसको नहीं दे सकते। तो टेंसरफ्लो और OpenCV जो हैं आपको यहाँ पे टफ टाइम देंगी कि जब आप उनको रन करना चाहेंगे GPU इनेबल्ड इन्वायरमेंट के अंदर। हाउएवर इसका भी सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि उसको किस तरह से हम सरपास कर सकते हैं। तो दूसरा हमारी लिमिटेशन जी हो गई GPU की, GPU। अच्छा, अब मैं इनकी ज़रा आपको सोल्यूशन दिखाता हूँ। पहला तो सोल्यूशन ये है कि ऑफ कोर्स मैं अपनी रैम और अपनी प्रोसेसिंग जो पावर है उसको चेंज कर सकता हूँ, और दैट इज़ वेरी इजी। कि फॉर एग्जांपल मेरी मशीन के ऊपर लेट्स से 16 गिग्स ऑफ रैम है और गिग्स ऑफ रैम है, और लेट्स से मैंने 2 GB दी हुई है अपनी वर्चुअल मशीन को इसको, तो ऑफ कोर्स इसको मैं चेंज करके लेट्स से 8 कर सकता हूँ अगर मुझे पता है कि हैवी टास्क आ रहा है। एक चीज़ GPU का प्रॉब्लम जो है वो भी इसी तरह आसानी से सॉल्व हो सकता है कि अगर हम NVIDIA GPU CUDA ड्राइवर्स यूज़ करें या फिर कंटेनर टूल किट कर दें इनेबल, जिसकी वजह से हम इजीली GPU को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों इस पॉइंट तक बेसिकली हमें एक अच्छा फ्लेवर मिल गया हुआ है कि अच्छा ठीक है, कंटेनर्स के ये प्रोज एंड कॉन्स हैं और किस जो स्पेसिफिक गोल है उसके लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ। अगले लेक्चर के अंदर हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल्स को डिस्कस करेंगे कि किस तरह हम इनको प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में रन कर सकते हैं। अब जैसा कि आप जाते थे ना बचपन में स्कूल, तो आपको पहले कच्ची पेंसिल देते थे, ऐसा ही है ना, वो था डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। जब आप बड़े हुए तो आपको पेन दे दिया गया, यह है प्रोडक्शन इन्वायरमेंट। ठीक है, तो बेसिकली डेवलपमेंट इन्वायरमेंट में यू आर प्रोन टू मेक मिस्टेक्स, टेस्ट और दूसरी चीज़ें जो है आप यूँ समझिए कि जो है सीखते हैं। लेकिन जब आप प्रोडक्शन में आते हैं तो ऑल टुगेदर एक नई एटमॉस्फेयर होती है। तो हम ये देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि किस तरह से हम मशीन लर्निंग मॉडल्स को प्रोडक्शन में अप्लाई कर सकते हैं। ओके गाइज, सबसे पहले तो माई हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशन, आपने जी एक मॉडल अपनी डेवलपमेंट मशीन के ऊपर तैयार कर लिया है। अब बारी आई है उस मॉडल को रन करने की प्रोडक्शन के ऊपर। इमेजिन करें जी आपने एक रिकमेंडर सिस्टम बनाया है और रिकमेंडर सिस्टम जो ये चमाचम काम कर रहा है और बेहतरीन रिकमेंडेशन निकाल के लेके आ रहा है। अब आप उसको ब्लैक फ्राइडे के ऊपर डिप्लॉय करना चाहते हैं। एक छोटा सा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि
जितने ग्रैंड स्केल पे आप उसको डिप्लॉय करना चाहते हैं आपकी लोकल मशीन उसको हैंडल नहीं कर सकती, एक चीज़। दूसरा ये कि वो जो मॉडल आपने बनाया वो भी आपकी लोकल मशीन के ऊपर पड़ा हुआ है। और जो मोस्ट प्रॉब्ली जो लाइब्रेरी आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर जो है ये सपोर्ट अवेलेबल नहीं है कि वो उसको प्रोडक्शन स्केल के ऊपर डिप्लॉय कर सके। अब एक प्रॉब्लम, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन ये है, सबसे पहला बेस सोल्यूशन वो ये कि गूगल ने एक टेंसर फ्लो जो है मशीन लर्निंग मॉडल जो है बनाया हुआ है। मशीन लर्निंग लाइब्रेरी जो है टेंसर फ्लो ने बनाई हुई है। और उसकी ख़ास बात ये है कि वो गूगल ने बनाई है और गूगल ने उसको प्रोडक्शन लेवल के लिए तैयार किया हुआ है, तो उसको आप ग्रैंड स्केल के ऊपर रन कर सकते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर उसमें यह है कि आप उस मॉडल को सेव करके ना किसी दूसरी मशीन के ऊपर भी रन कर सकते हैं। दैट इज़ परफेक्ट, राइट। और उसकी एक एक्सटेंशन है, उसको कहते हैं TFX, जो कि बेसिकली इसी प्रोडक्शन पर्पज़ के लिए बनी हुई है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि सर ये तो फिर मोनोपोली होगी ना टेंसर फ्लो की, अगर सिर्फ टेंसर फ्लो का ही हम जो मॉडल है उसको कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोडक्शन के लिए, तो दूसरी जो लाइब्रेरीज़ हैं, पाईटॉर्च हो गई, केरास हो गया, साइकिड-लर्न हो गया, फिर इनका तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। कि जब उनको प्रोडक्शन के लिए नहीं रन कर सकते तो फिर क्या क्या उनके ऊपर क्या करना है हमने। एग्जैक्टली आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाउएवर जिन्होंने ये लाइब्रेरीज बनाई है ना वो भी इस बात को जानते हैं, तो इसीलिए आपके पास एक और टूल अवेलेबल है, उसको कहते हैं ONNX। ठीक है, अगर इसको मैं अंग्रेजी में ट्रांसलेट करूं इसको कहते हैं ओपन न्यूरल नेटवर्क एक्सचेंज फॉर्मेट। ये फॉर्मेट है ओपन न्यूरल नेटवर्क एक्सचेंज फॉर्मेट। अब ये करता क्या है कि आपने चाहे मॉडल बनाया पाईटार्च के ऊपर या किरास या टेंसर फ्लो, साइकिड-लर्न, ये यूनिवर्सल है, तो उसको वो कन्वर्ट कर देता है बेसिकली इस ONNX फॉर्मेट में, और आप इसको फिर रन कर सकते हैं यूनिवर्सली कहीं भी। ओके जी, परफेक्ट। ये तो खुशी की खबर है कि हमारे पास एक फॉर्मेट अवेलेबल है। और फिर ओके, तो आप यहाँ पे कह सकते हैं अच्छा चलें सर हम इस तरह करते हैं, मॉडल मैंने तैयार कर लिया, अब मैं इसको सिंपल कंटेनर में पैक करता हूँ और रेडी टू गो। हाउएवर एक्चुअल वर्ल्ड में चीज़ें ऐसे नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि अच्छा चलें जी ये जो है बॉक्स है, ठीक है, और लेट्स से दिस वे, इमेजिन करें मैं आपको एक प्रोजेक्ट का एक आइडिया दे रहा हूँ। आप कहते हैं सर ठीक है, ये देखिए ये एक प्रोजेक्ट है और मैंने एक जो मॉडल बनाया है वो आराम से आके इधर फिट हो जाएगा, बात ख़त्म, ठीक है, और ये मेरा पूरा प्रोजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाउएवर ऐसे नहीं होता ये है कि जब आप मॉडल बनाते हैं तो उसकी इंटीग्रेशन आपको पहले से सोचनी पड़ती है कि ये जो बॉक्स है, ये मेरा बॉक्स जो है ये किस तरीके से मेरे प्रोजेक्ट के अंदर फिट होगा, ठीक है। क्या ये जो है इसकी इंटीग्रेशन ऐसी होगी, इसकी इंटीग्रेशन ऐसे होगी प्रोजेक्ट के अंदर, किस तरीके से मैंने इसको इंटीग्रेट करना है, तो वो इंटीग्रेशन आपने पहले से सोचनी पड़ेगी आपको पहले से ही। उस इंटीग्रेशन के अलावा आपको उसके डेटा मैनेजमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा कि फॉर एग्जांपल ये जो मिसाल के तौर पे ऑफ कोर्स इसने कम्युनिकेट करना है ना, ठीक है, ये जो कम्युनिकेशन का फ्लो है इन एंड आउट ऑफ द मेन प्रोजेक्ट, लेट्स से मैं इसको कह देता हूँ प्रोजेक्ट, ठीक है, और मैं इसको कह देता हूँ ऐप, ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर ऐप पड़ी हुई है। तो ये डेटा कम्युनिकेशन कैसे हो गए? डेटा मैनेजमेंट जो है ये एक नया फील्ड है जिसको बेसिकली अब जो है इसके लिए डेडिकेटेड इमेजेस जो हैं वो तैयार हो रही हैं। ऑफ कोर्स ये जो प्रेफरेंसेस है कि डेटा मैनेजमेंट सोर्स आप कौन सा यूज़ करना चाहते हैं, हाउएवर ये जो कुबरनेटीज़ का डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है, आई थिंक दिस इज़ द मोर इफेक्टिव। अब इसके अलावा जो है सर्विंग स्ट्रेटजीज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करती हैं कि किस तरह से आप अपने उस मॉडल को सर्व करना चाहते हैं। सर्विंग इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, क्या आप उसको कुबरनेटीज़ की लेट्स से ऑर्केस्ट्रेशन में सर्व करना चाहते हैं, यानी कि ये सारा डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप उसको फ्रेम करना चाहते हैं कि वो किस तरीके से बेस्ट या ऑप्टिमम तरीके से सर्व कर सकता है अपने पर्पज़ को। अब सर्विंग के हवाले से जैसा मैं बात कर रहा हूँ कि टेंसर फ्लो का टेंसर फ्लो की एक इमेज अवेलेबल है जिसको कहते हैं टेंसर फ्लो स्लैश सर्विंग, टेंसर फ्लो सर्विंग, और इसको हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों हम सर्विंग की बात कर रहे थे, तो सर्विंग के लिए जो बेस्ट ऑप्शन है वो है टेंसर फ्लो की इमेज जो कि सर्विंग के नाम से अवेलेबल है डॉकर हब के ऊपर।
अब इसका सबसे पहला जो मेजर फ़ायदा है वो ये है कि ये इंस्टॉल्ड और रेडी टू गो है जो मॉडल को सर्व करने के लिए और उसको सेव करने के लिए, यानी कि इसके अंदर ऑलरेडी फीचर जो है वो पड़ा हुआ है कि आप अपने मॉडल को सेव कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है। लिमिटेशन ये है कि आप एक कंटेनर के अंदर सिर्फ एक मॉडल को सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपने मल्टीपल मॉडल्स को सर्व करना है तो आपको मल्टीपल कंटेनर्स जो है क्रिएट करने पड़ेंगे। और मुझे पता है वो लोग जो लेट्स से मशीन लर्निंग मॉडल्स को ओपन सीवी के लिए या इमेज कंप्यूटर विजन या इमेज के लिए रन करना चाहते हैं तो वो ज़्यादा कंसर्न होंगे कि क्या जीपीयू की भी कोई सपोर्ट है। तो एग्जैक्टली एक टेंसरफ्लो की सर्विंग जो टैग लेटेस्ट डैश जीपीयू के साथ आती है वो बेसिकली एनवीडिया सपोर्ट के साथ है। अब ये जो लेटेस्ट इमेज है जो जीपीयू सपोर्ट के साथ आती है ये रेस्टफुल जीआरपीसी एपीआई या रेस्टफुल एपीआई के थ्रू जो है सर्व करती है, और वो करती है पोर्ट 8500 और पोर्ट 8501 के ऊपर फॉर रेस्टफुल एपीआई रेस्ट एपीआई, और फॉर जी आरपीसी सपोर्ट के लिए जो है वो पोर्ट 8500 के ऊपर सर्व करती है। और जैसा कि नॉर्मल एपीआईज के लिए होता है, फॉर एग्जांपल रेस्ट एपीआई के लिए जो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स है वो जेसन फॉर्मेट में ट्रांसफ़र होता है। तो हर मॉडल जो कंटेनर के अंदर हम रन करते हैं ना उसको, जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम एज ए माइक्रो सर्विस ट्रीट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस लेक्चर को क्लोज करता हूँ। अगले लेक्चर के अंदर हम इसी चीज़ की प्रैक्टिकल जो है एग्जांपल देखने वाले हैं। अच्छा जी गाइस, तो टाइम हुआ एक छोटे से ब्रेक का, तो लेट्स स्टार्ट अगेन। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने मिनिमल को इंस्टॉल किया था। यहाँ पे देखिए कंपोज अप मिनिमल। तो अब मैं कंपोज अप साईपाई करता हूँ, साईपाई। तो अब ये मेरे लिए साईपाई की इमेज को अप एंड रनिंग कर देगा। मैं इसको रन करता हूँ और ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि साईपाई की इमेज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती मेरी लोकल मशीन के ऊपर। ये देखिए इसने जी साईपाई की जो है रन कर रही है हमारे लिए इमेज। हम इस सिंपल इस यूआरएल को पकड़ते हैं और इसको अपने ब्राउज़र में ओपन करते हैं। अब ज़रा इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये देखिए हमारे पास ये जो इंटरफेस है ये वैसा ही है जैसा कि लास्ट जो हमारी लाइब्रेरी था उसमें था। हाउएवर मैं इस वर्क को ओपन करता हूँ, हमारी वर्क वाली फ़ाइल एग्जैक्टली वही है जो हमने लास्ट टाइम यूज़ की थी। और अगर आप यहाँ पे ज़रा गौर करें तो हमारे पास कोंडा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हुआ पड़ा है। माई अपॉलोजीज़ दोस्तों, कोंडा नहीं इंस्टॉल हुआ पड़ा, जो चेंजेस हमने की थी ना, जो अनकमेंट की थी कोंडा की लाइन को, वो हमारे पास चेंजेस सेव हुई क्योंकि हमने बाइंड वॉल्यूम को बाइंड माउंट किया था। तो जो चेंज हम कंटेनर में कर रहे थे वो हमारी लोकल डिस्क के ऊपर सेव हो रही थी। जब हमने अनकमेंट किया तो वो चेंज सेव होगी और यहाँ पे अनकमेंट आ रहा है। हाउएवर हमारे पास अभी मैटप्लॉटलिब इंस्टॉल नहीं है, सही है, वो अभी हमने इंस्टॉल करना है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ और वो ये कि क्योंकि हमने साईपाई लाइब्रेरी यूज़ की है तो साईपाई लाइब्रेरी की ख़ास बात ये है कि आप उसके अंदर कोंडा को जो मैटप्लॉटलिब है उसको इनहेरेंटली रन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब ये देखिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं कर रहा, सिंपल मैं इस सेल को रन करता हूँ। ठीक है, इस सेल को पकड़ते हैं जी, इसको रन करते हैं। ठीक है, ये रन हो गया जी, हमारे पास सेकंड सेल रन हो गया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास प्लॉट आ गया। अभी इसको मैंने रन नहीं किया फर्स्ट लाइन को, ठीक है, फर्स्ट सेल को। तो ये हमें बता रहा है कि किस तरह हर इमेज जो है वो अपने इनहेरेंट फीचर लेके आ सकती है और उसके अंदर भी आप मज़ीद फीचर जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब एक चीज़ इंटरेस्टिंग है कि हर तीसरे चौथे हफ्ते जो है ना इमेज अपडेट होती रहती है और इनकेस अगर कुछ लाइब्रेरीज मिसिंग भी हैं तो उनको इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। जैसा कि आपने देखा, आप पिप की कमांड रन कर सकते हैं, आप कोंडा की कमांड रन कर सकते हैं विद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। चलें, तो अब हम इसको क्लोज़ करते हैं और कंटेनर को अपने को साफ़ करते हैं जी। कंट्रोल सी किया, ये देखिए हमारे लिए स्टॉप कर रहा है। ठीक है, और स्टॉप होने के बाद हम नया कंटेनर साईपाई जो है वो लैब रन करेंगे। ठीक है, मैं इसको टाइम दे देता हूँ, ये स्टॉप हो जाएगा, बल्कि हो गया स्टॉप। अच्छा जी, तो कंटेनर हमारे पास जी स्टॉप हो गया हुआ है। तो यहाँ पे इस लेक्चर को करते हैं क्लोज। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साईपाई लैब रन करेंगे। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हमने साईपाई रन किया, अब हम साईपाई लैब रन करने लगे। हाउएवर ये डिफरेंशिएट कैसे करता है कि ये साईपाई रन करना है, साईपाई लैब रन करना है। तो अगर आप नीचे आएँ तो बेसिकली ये तो तीनों चीज़ें सेम है, एग्जैक्टली सेम है। एक चीज़ साईपाई लैब के अंदर आपको एक्स्ट्रा नज़र आ रही है, वो है इन्वायरमेंट और वो है जुपिटर इनेबल लैब, और वो यस हुआ हुआ है। तो
अगर मैं SciPy लैब रन करता हूँ, इसको नो कर देता हूँ, तो बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जुपिटर से आपने SciPy रन करनी है। और ये इन्वायरमेंट वेरिएबल जो है ये बेसिकली लैब इंटरफेस को इनेबल करता है। तो यहाँ पे मैं इसलिए इसको येस किया हुआ है। अब नीचे आते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके के साथ मैं डॉकर कंपोज को इन्वोक करता हूँ, डॉकर डैश कंपोज, और फिर उसके बाद आप SCIPY डैश लैब वेरी इजी वेरी फीजी रन करते हैं जी इसको। और ये हमें अगेन URL देगा, वो URL हम डालेंगे जी हमारे क्रोम ब्राउज़र के अंदर और फिर इंटरफेस को देखेंगे। यहाँ से मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ जी, गुड होगी बात। ओके दोस्तों, अब अगर हम इस URL को ओपन करते हैं तो हमारे लिए एक बेहतरीन इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो आपने देखा कि किस तरह हमने डॉकर कंपोज को यूज़ करके जुपिटर को उसके डिफरेंट वर्जन्स के साथ लॉन्च किया, कि हमने SciPy लॉन्च किया, हमने SciPy लैब लॉन्च किया। तो अगर आप यहाँ पे पाइथन को यूज़ करना चाहते हैं, पाइथन कंसोल अवेलेबल है, टर्मिनल अवेलेबल है। लेट्स से पाइथन कंसोल को ओपन करते हैं। तो ये देखिए पाइथन कंसोल जो है हमारे लिए अप एंड रनिंग है। और अगर यहाँ पे मैं सिंपल कहता हूँ प्रिंट और लेट्स से हेलो वर्ल्ड, आई होप कि आपको नज़र आ रहा है क्योंकि ये बिल्कुल बॉटम में है और अक्सर यूडमी का जो वो बार है ना प्ले वाली, वो आ जाती है सामने और वो नज़र नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको सिंपल रन कर सकते हैं। यहाँ पे आए सेलेक्ट रन सेल और आपको यहाँ पे देखिए रिज़ल्ट शो हो रहा है। इसको अगर क्लोज़ करते हैं, इसके साथ आपको टर्मिनल नज़र आ रहा है, टेक्स्ट फाइल नज़र आ रही है। ठीक है, ये हमारे कंटेनर का टर्मिनल है। इसको क्लोज़ कर देते हैं। टेक्स्ट फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं सिंपल प्रिंट हेलो वर्ल्ड एंड ब्ला 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 एंड देन यू कैन रन इट राइट। उसके बाद आपके पास बहुत सारे जो यूँ समझ लीजिए ऑप्शंस हैं अवेलेबल हैं। ओके, तो यहाँ पे करते हैं इस लेक्चर को क्लोज। और हमने बहुत ही बेहतरीन चीज़ें इस लेक्चर में सीखी कि किस तरह से हम डिफरेंट वर्जन्स को जुपिटर नोटबुक के इनिशियलाइज कर सकते हैं सिंपल वन कमांड। और बाय द वे जितने भी वर्जन हमने रन किए ना, उनमें से कोई भी हमारे पीसी पे इंस्टॉल नहीं है। ये सारे हम क्लाउड की इमेजेस से उठा रहे हैं और उनको कंटेनर में रन कर रहे हैं हमारी लोकल मशीन के ऊपर। जो ही कंटेनर बंद करते हैं कंटेनर रिमूव हो जाता है। सही है, यहाँ पे इस लेक्चर को करते हैं क्लोज। अगले लेक्चर के अंदर हम डेटा साइंस और मशीन लर्निंग के लिए जुपिटर नोटबुक को रन करेंगे। तो दोस्तों बचपन में वो गाना चलता था, ले आए तुम कहाँ पर, ये तो वही जगह है गुजरे थे हम जहाँ से। तो डेटा साइंस से गुजरे थे, फिर डेटा साइंस पे वापस आ गए। तो डेटा साइंस की दोबारा जो है हम जो जुपिटर नोटबुक है उसको ओपन करने लगे। लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा डेटा चाहिए और आपके सामने ओपन हुआ है वर्ल्ड बैंक डेटा इन पाइथन। तो पाइथन के अंदर जो है वर्ल्ड बैंक अपना डेटा API के जरिए पब्लिश करता है और हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यही काम करते हैं। सबसे पहले तो एक इमेज क्रिएट करते हैं SciPy की, और SciPy की इमेज क्रिएट करते हैं। फिर उस इमेज के अंदर जो है हम अपना ये डेटा डालेंगे और फिर उसको प्लॉट कराएंगे। वेरी सिंपल है ना। अब जो नेक्स्ट स्टेप मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ना, उसके लिए ये ज़रूरी है कि मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊं और एक और स्टेप दिखाऊं। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल को ओपन करते हैं क्योंकि हम इसकी एग्जांपल को रन करने लगे हैं। और अगर इसकी एग्जांपल सनबस प्लॉट वर्ल्ड पॉपुलेशन को अगर मैं ओपन करता हूं तो नीचे आते हैं, नीचे बिल्कुल एंड के अंदर। और अगर हम देखें कि ये देखिए ये सारा डेटा साइंस का जो है काम हुआ है। और अगर हम इसका प्लॉट देखें तो इसने प्लॉटली लाइब्रेरी को यूज़ किया हुआ है। ये देखिए इंपोर्ट करा प्लॉटली लाइब्रेरी। हाउएवर ह्यूस्टन वी हैव अ प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम ये है कि प्लॉटली तो हमारे पास इंस्टॉल है ही नहीं जुपिटर नोटबुक में SciPy लाइब्रेरी के अंदर। SciPy नोटबुक के अंदर बेसिकली प्लॉटली इंस्टॉल है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हम इस तरह करते हैं कि SciPy की लाइब्रेरी तो इमेज तो उठाएंगे, लेकिन उससे हम अपनी नई इमेज क्रिएट करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हमारी प्लॉटली लाइब्रेरी भी इंस्टॉल होगी और वर्ल्ड बैंक का डेटा भी आ जाएगा। गुड आइडिया ना। तो चलिए यही काम करते हैं। तो मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले WBD बिल्ड फोल्डर के अंदर डॉकर फाइल है WBD, और उसके अंदर चलते हैं। WBD के अंदर हमारे पास पहले तो मैंने एक इमेज बताई हुई है कि जी ये हमारी बेस इमेज है, यहाँ से उठाओ, उसके अंदर पिप इंस्टॉल करो वर्ल्ड बैंक का डेटा। अगली तो चीज़ आपने खुद ही देख ली ना, प्लॉटली। तो अगली प्लॉटली इंस्टॉल कर दी। फिर मैंने कहा जी चलो सारी डिपेंडेंसी सब कुछ मुझे अप टू डेट यस कंडीशन में चाहिए, आज की डेट के मुताबिक चाहिए, कोई चीज़ मुझे ओल्ड नहीं चाहिए, मुझे सब चीज़ें लाश पाश नहीं चाहिए।
तो हमने अपग्रेड कर दिया इसको, गुड हो गई जी बात। तो हमारी ये यूँ समझ लीजिए हमने अपनी एक कस्टम इमेज बना ली। अब मैं आपको ज़रा एक मज़े की चीज़ दिखाता हूँ। ये तो हमारी डॉकर फाइल WBD आपको नज़र आ रही है, सही है। अब हम इसी डॉकर फाइल WBD को यूज़ करेंगे कहाँ पे, डॉकर कंपोज फाइल के अंदर, और इमेज को बिल्ड करेंगे। अच्छा, अब आपको मैंने एक प्रिंसिपल बताया था, मैंने कहा था कि फर्स्ट टाइम, अब ये देखिए ये हमारी WBD की फाइल है, ठीक है। ये इमेज पुल करता है जुपिटर WBD। अच्छा, वहाँ से ये हमारी WBD कॉन्टेक्स्ट में बिल्ट होगी और फिर ये यूज़ होगी बेसिकली, ये कॉन्टेक्स्ट है ना, ये वाला कॉन्टेक्स्ट दोस्तों, इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है, परेशान नहीं होना। ये फिर डॉकर फाइल यूज़ होगी इमेज को बिल्ड करने के लिए। अब जब दोबारा आप डॉकर कंपोज यूज़ करेंगे तो बताएं क्या होगा, ठीक है। अगर आप और मैं दोनों सामने बैठे होते तो मैं चुप कर जाता और आपके आंसर का वेट करता। बेसिकली होगा ये कि क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने इमेज बना ली होगी तो वो आपकी कैश के अंदर पड़ी होगी इमेज, और जब इमेज आपकी कैश में पड़ी हुई है तो फिर क्या होगा, दोबारा इमेज क्रिएट नहीं होगी, आपकी एग्जिस्टिंग इमेज को जो है वो उठाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद पोर्ट मैपिंग और वॉल्यूम मैपिंग है। चलें जी, अब हम इसको रन करते हैं। अच्छा, अब मैं इसको बैकग्राउंड मोड में रन करता हूँ तो मुझे डी कमांड जो है यूज़ करनी पड़ेगी। पुराना कंटेनर मैं स्टॉप कर रहा हूँ, स्क्रीन कर रहा हूँ क्लियर, ठीक है। जब स्क्रीन क्लियर हो गई तो मैं कहता हूँ डॉकर डैश कंपोज अप करो, किस चीज़ को, -D के साथ WBD को, ठीक है। मैं इसको रन करता हूँ तो -D का मतलब डिटैच मोड के अंदर ये रन हो रहा है, ठीक है। तो फिर मसला ये है कि चलें, ये डिटैच मोड में तो रन हो गया, जब इसका इंटरफेस ही नहीं आएगा तो मुझे URL कहाँ से मिलेगा। तो URL को गेट करने का एक तरीका तो ये है कि हम लॉग देख लें, या फिर दूसरा ये डिटैच मोड में रन ही ना करें। एनीवे, तो फिर हम इस तरह करते हैं कि लॉग ही देख लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसको इंस्टॉल होने देता हूँ, फिर हम लॉग्स को चेक करेंगे। ओके, इमेज बिल्ट हो गई, लॉग चेक करते हैं, कंटेनर हमारा रन हो गया, लॉग चेक करते हैं, डॉकर कंपोज लॉग्स -टेल 1 WBD, ये लॉग चेक करने की कमांड है, ठीक है। और ये देखिए ये हमारे पास जो है नज़र आ रहा है आपको, ये URL है। मैं इस URL को ब्राउज़र के अंदर ओपन कर लेता हूँ। अच्छा जी, जब हम ओपन करते हैं इसको तो ये देखिए हमारे पास इंटरफेस ओपन हो गया हुआ है। वर्क को ओपन करता हूँ तो हमारे पास एक फ़ाइल पड़ी हुई, गुड। लेकिन वर्ल्ड बैंक के डेटा को एक्सेस करने के लिए मुझे ये एग्जाम्पल की ये फाइल्स चाहिए, ये फाइल्स, बल्कि मुझे पूरी लाइब्रेरी चाहिए। अब क्या करूँ, सिंपल मैं इसको क्लोन कर लेता हूँ, ठीक है। लेकिन क्लोन मैं करूँगा कहाँ पे आके, हमारे इस फोल्डर के अंदर आके, इसको ओपन करते हैं, इस फोल्डर के अंदर आके क्लोन करूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरी सारी जो फाइल्स हैं यहाँ पे आ जाए। सही होगी बात। एक चीज़, वर्ल्ड बैंक का डेटा जो है वो यहाँ पे आ जाए। एक चीज़ यहाँ पे कैसे आएगा, ये जो वर्क है बेसिकली जो क्लोन मैं करूँगा वो यहाँ पे करूँगा, क्योंकि वर्क जो है ये बाइंड माउंट हुआ है मेरी नोटबुक फोल्डर के साथ, तो इसलिए जो नोटबुक में जो चीज़ आएगी वो वर्क में चली जाएगी। और वर्क कहाँ पे है, वो वर्क आपको मैंने अभी दिखाया है, ये जी वर्क पड़ा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले तो टर्मिनल को ओपन करते हैं और गिट क्लोन करते हैं, सही है। ओके, तो सबसे पहले तो CD नोटबुक्स कर देता हूँ मैं, तो नोटबुक के अंदर आ गया मैं। अब सिंपल मैं गिट क्लोन की कमांड रन करता हूँ। गिट क्लोन के लिए आपने क्लोन में आना है और इस कमांड को कॉपी करना है, इस कमांड को, ठीक है। इसको आके आपने सिंपल यहाँ पे और कहना है गिट को कि यार इसको तो क्लोन कर दो, मुझे क्लोन का मतलब है इसकी कॉपी बना दो। किसको क्लोन कर दो वो बोलेगा, तो आपने कहना है इस एड्रेस को। मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। तो ये क्लोन कर रहा है सारे का सारा वो डेटा जो उधर पड़ा हुआ है, ठीक है। अब ज़रा हम यहाँ पे आते हैं और इसको करते हैं रिफ़्रेश, तो हमारी जो फाइल्स हैं वो सारी यहाँ पे आ जानी चाहिए नोटबुक फोल्डर के अंदर। इसको राइट क्लिक करते हैं, रीलोड फ्रॉम द डिस्क, एंड टाटा, हमारे पास वर्ल्ड बैंक डेटा आ गया और सारी चीज़ें आ गई हैं। यहाँ पे मैं इस लेक्चर को करता हूँ क्लोज और आगे यहीं से स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में आपको याद है हमने वर्ल्ड बैंक का डेटा क्लोन किया था। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वर्ल्ड बैंक के डेटे के अंदर जाके ना को हैक करने लगा हूँ कोई चीज़। ओके, तो वर्ल्ड बैंक का डेटा हमने क्लोन किया और अब ज़रा मैं वापस आता हूँ अपने जुपिटर नोटबुक के अंदर और देखता हूँ कि वर्ल्ड बैंक का डेटा यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है। और ये देख के आपको कुछ सरप्राइज़ नहीं मिलना चाहिए कि ये कैसे आया, क्योंकि हमने ऑलरेडी बाइंड माउंट किया हुआ है हमारी नोटबुक का फोल्डर और इस वर्क के फोल्डर को। सही होगी बात, गुड। चलें जी, अब काम शुरू करते हैं। चलें, अब हम एग्जाम्पल शुरू करते हैं। ओके जी, वर्ल्ड बैंक डेटा
एग्जाम्पल्स, और एग्जाम्पल में हमारे पास ये एक फाइल पड़ी हुई है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। गुड, अच्छा खासा कोड है। ओके, तो ये हमारे पास जो है कोड है, और इस कोड को बाय द वे रन करने के लिए वापस चलते हैं, और ये आपके पास IPyNB की फाइल पड़ी हुई है। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये आपके पास इंटरफेस ओपन हो जाता है। तो इसको हम रन करते हैं सेल बाय सेल, इट्स नो प्रॉब्लम फॉर अस। उसके बाद हम इस सेल को एग्जीक्यूट करते हैं जी, ठीक है। उसका आउटपुट आपको नज़र आ रहा है, एंड ये देखिए, फिर हम इसको रन करते हैं फाइनली, एंड देन हमारे पास यहाँ पे एरर आ रहा है। उसकी रीज़न ये है कि कुछ हमने मिस किया है। तो अगर सारे सेल्स को मैं बारी बारी रन करता हूँ ना, तो आपको इस तरह का प्लॉट शो होना चाहिए। तो ये बेसिकली वर्ल्ड पॉपुलेशन वर्ल्ड बैंक 2017 की रिपोर्ट है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह डेटा साइंस के लिए हमने एक मॉडिफाइड कस्टम इमेज तैयार की, जो कि दैट इज़ अ परफेक्ट मैच। और बाय द वे, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये सारी डेटा साइंस की कमांड्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगी, ठीक है। तो डेटा साइंस जो है वो अप्लाई किया हमने एक कस्टम इमेज के ऊपर। ओके, तो हमने देख ली डॉकर की पावर। बेसिकली, नॉर्मली, यूजुअली, और एक और भी वर्ड था वो मुझे भूल गया। एनीवे, तो जब मैं रन करता हूँ ना इन सॉफ्टवेयर्स को, तो मैं इनको बेसिकली यूजुअली नॉर्मली डॉकर इंस्टॉल कर लेता हूँ। बाकी मैं कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करता, और अपने कंप्यूटर के ऊपर मैस नहीं क्रिएट करता। सिंपल इमेज पुल करता हूँ और उसको रन करता हूँ। सही होगी बात। तो चलिए अब हम इस इमेज को डाउन करते हैं, ठीक है, और रिमूव कर देते हैं। टर्मिनल ओपन करता हूँ। टर्मिनल ओपन करके एक फोल्डर पीछे चलते हैं जुपिटर मास्टर के अंदर। CD कर दिया, जुपिटर मास्टर के अंदर आ गए। अब यहाँ पे मैं कहता हूँ डॉकर डैश कंपोज डाउन, रन किया, डॉकर कंपोज हमारा डाउन हो जाएगा। अब जो ही ये डाउन होगा तो हमारा लेक्चर भी डाउन हो जाएगा। तो यहाँ पे करते हैं डॉकर कंपोज लेक्चर डाउन। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, जहाँ पे डॉकर कंपोज लेक्चर अप करेंगे। ओके गाइज, तो आई होप कि आपको ये कोर्स पसंद आया। अगर आपको ये पसंद आया, प्लीज डू विजिट datascience.university, या फिर हमारे यूडेमी के पेज को विजिट कीजिए @user/ahmad-1057।